हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 में दोस्तों कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें दोस्तों आज 2D एंड 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर और भी जो टॉपिक हैं उन्हें भी देखेंगे। इसके प्रीवियस में दोस्तों मल्टीमीडिया मैंने ख़त्म कर दिया, अब आज ग्राफिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों ग्राफिक्स को पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें और भी समझेंगे। इस समय आपके पास मोबाइल होगा, मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर हैं दोस्तों, इतने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर, इतने अच्छे अच्छे चित्र और इतने अच्छे अच्छे आपको इमेजेस जो दिखाई देते हैं वो दोस्तों ग्राफिक्स का ही कमाल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ग्राफिक्स को समझिए। कंप्यूटर ग्राफिक्स का परिचय। कंप्यूटर ग्राफिक्स में कंप्यूटर का उपयोग करके उचित विजुअलाइजेशन के लिए चित्रों और प्रयोगात्मक डेटा मॉडल या छवियों का निर्माण, प्रदर्शन, हेरफेर और भंडारण शामिल है। चित्रों को तेजी से और आर्थिक उत्पादन के लिए कंप्यूटर एक शक्तिशाली उपकरण बन चुका है। दोस्तों अगर कहा जाए तो इस तरीके के नोट आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 में पूरा का पूरा मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको दे रहा हूं, तो आप फोकस करिए दोस्तों इस तरीके के नोट्स में, जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन जो है मिल जाएं और हाँ, और कहीं भटकने की भी आपको जरूरत ना पड़े। यहाँ पे देखिए टॉपिक है, टॉपिक के वाइज हम दोस्तों पूरी नोट्स को आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे साइंस इंजीनियरिंग, मेडिसिन, बिजनेस, इन इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, आर्ट, इंटरटेनमेंट, एडवर्टाइजिंग, एजुकेशन, ट्रेनिंग, ये सब में दोस्तों हम कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज करते हैं। यहाँ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स देखिए, जैसे इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स होता है और नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स होता है। देखिए कंप्यूटर ग्राफिक्स के दो पार्ट हैं, यहाँ से भी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, एक इंटरेक्टिव, दूसरा नॉन इंटरेक्टिव। अगर हम दोस्तों इंटरेक्टिव की बात करते हैं तो इंटरेक्टिव पहले समझिए, उसके बाद नॉन इंटरेक्टिव। जब इंटरेक्टिव समझ में आएगा तो नॉन इंटरेक्टिव दोस्तों आधा कवर हो चुका होता है अपने आप। यहाँ पे देखिए इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स वह ग्राफिक्स होता है जिसमें यूजर का पिक्चर पर कंट्रोल होता है, तो मतलब उसमें अनकंट्रोल होगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पे देखिए अर्थात इमेज में किसी भी प्रकार का बदलाव कर सकता है जिसमें यूजर तथा कंप्यूटर के मध्य टू वे कम्युनिकेशन होता है। आजकल सभी वर्क स्टेशन तथा कंप्यूटर सिस्टम इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स का प्रयोग करते हैं। उदाहरण जैसे टच स्क्रीन में इमेज ड्रा करना, वीडियो गेम्स में ग्राफिक्स, किसी मूवी में एनिमेशन। इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स में इनपुट डिवाइस के द्वारा यूजर कंप्यूटर को रिक्वेस्ट करते हैं और कंप्यूटर इनपुट डिवाइस द्वारा भेजी गई रिक्वेस्ट के अनुसार पिक्चर या इमेज को बदलता है। यूजर इनपुट डिवाइस के द्वारा कितनी भी कमांड्स दे सकता है और कंप्यूटर उन कमांड्स के अनुसार पिक्चर को जनरेट करता है। नॉन इंटरेक्टिव देखिए, नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स को पैसिव कंप्यूटर ग्राफिक्स भी कहते हैं। पैसिव कंप्यूटर ग्राफिक्स वह कंप्यूटर ग्राफिक्स होती है जिसमें कंप्यूटर पर दिखाई देने वाला पिक्चर या इमेज पर यूजर का किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं होता। सॉरी, इसके प्रीवियस में ही मैं इंटरेक्टिव के समय ही बता दिया कि इसमें यूजर का कंट्रोल इमेज पे नहीं होता, अर्थात यूजर पिक्चर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता और पिक्चर में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकता। यूजर केवल कंप्यूटर पर इमेज को देख सकता है, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। इसमें यूजर तथा कंप्यूटर के मध्य केवल वन वे कम्युनिकेशन होता है। अब वन वे, टू वे, ये दोनों को बता चुका हूं दोस्तों। ठीक है, वन वे में जैसे टीवी, रेडियो, ये सब आता है। टू वे में दोस्तों जैसे हमारा मोबाइल है, ये सब आता है। जब मैं आपको बताया था सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, याद करिए वो सब। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज प्रीवियस वीडियो देखिए। आगे देखिए दोस्तों, कंप्यूटर ग्राफिक्स का अनुप्रयोग मीन्स एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स को समझिए। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, हम कैड की बात करते हैं, थोड़ा इसको समझिए। जैसे देखिए
कैड दोस्तों कंप्यूटर साइंस के अब कैंडिडेट्स को छोड़ के और जैसे होते हैं सिविल होता है, मैकेनिकल होता है, ये सब कैड सब्जेक्ट पढ़ते हैं दोस्तों डिप्लोमा में ही। ठीक है, जैसे हमें एक नट बोल्ट बनाना है तो हम उसका ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, फिर उसको दोस्तों वो किसके होता है, कैड सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, और उसको फिर हम मशीन पे डाल देते, फिर उसी तरीके का नट बोल्ट हमें निकलता है, हमको प्राप्त होता रहेगा। इसी ये कमाल किसका है दोस्तों, कैड सॉफ्टवेयर का, जिससे हमको पूरा का पूरा जो है इमेज दिखाया जाता है। देखिए यहाँ पे इसका उपयोग इमारतों, ऑटोमोबाइल, विमान, वाटरक्राफ्ट, अंतरिक्ष यान, कंप्यूटर, कपड़ा और कई अन्य उत्पादों के डिजाइन में किया जाता है। साफ साफ लिखा है दोस्तों। दूसरा देखिए प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। प्रस्तुत ग्राफिक्स का उपयोग प्रोजेक्टर के साथ उपयोग के लिए, रिपोर्ट, स्लाइड या पारदर्शिता के लिए, चित्र बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग वित्तीय, सांख्यिकीय, गणितीय, वैज्ञानिक और साथ ही आर्थिक डेटा को सारांशित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे बार चार्ट, लाइन ग्राफ कई मापदंडों के बीच संबंध दिखाता है। अब कंप्यूटर आर्ट देखिए दोस्तों, कंप्यूटर आर्ट क्या है इसको समझिए। कंप्यूटर ग्राफिक्स का उपयोग ललित कला मीन्स फाइन आर्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फाइन आर्ट से इंटर के बाद यदि दोस्तों फाइन आर्ट एक सब्जेक्ट होता है जिससे आप आर्ट की कला यदि कला से पढ़ाई करते हो तो डायरेक्ट दोस्तों टीजीटी वगैरह में आप एलिजिबिलिटी पाते हो। ठीक है, वहाँ फॉर्म भर के आप हाई स्कूल के टीचर बन सकते हो। यहाँ पे देखिए व्यावसायिक कला, कमर्शियल आर्ट अनुप्रयोगों दोनों में किया जाता है। कंप्यूटर विधियों में विशेष प्रयोजन हार्डवेयर, कलाकार पेंट, ब्रश, प्रोग्राम, विशेष रूप से विकसित सॉफ्टवेयर, प्रतीकात्मक गणितीय पैकेज, कैड सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप प्रकाशन सॉफ्टवेयर और एनिमेशन पैकेज शामिल हैं, जो ऑब्जेक्ट के कलाकारों द्वारा उपयोग की जाने वाले डिजाइनिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। विभिन्न प्रकार के हैप्स और वस्तु गति निर्दिष्ट करना जैसे कि लोगो, टीवी विज्ञापन, टेक्स्ट और ग्राफिक्स का संयोजन, मफिंग इत्यादि इसमें आता है। अब विजुअलाइजेशन को समझते हैं। विजुअलाइजेशन वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, चिकित्सा कर्मियों, व्यावसायिक विश्लेषकों को बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। सुपर कंप्यूटरों पर किए गए संख्यात्मक सिमुलेशन अक्सर हजारों और लाखों डेटा मानों वाली डेटा फाइलें उत्पन्न करते हैं। इमेज प्रोसेसिंग समझिए। इमेज प्रोसेसिंग को मौजूदा तस्वीरों जैसे कि फोटोग्राफ और टीवी स्कैन के संशोधित व्याख्या करने के लिए लागू किया जाता है। छवि प्रसंस्करण के अनुप्रयोग मीन्स एप्लीकेशन ऑफ इमेज प्रोसेसिंग, ठीक है, जिसमें रोबोटिक्स में उपयोग की जाने वाली दृश्य जानकारी की ये क्या है दोस्तों, एमसी धारणा में, हाँ एमसी धारणा में सुधार छवि प्रसंस्करण सुविधाओं को लागू करने क्रम में एक छवि फाइल में एक तस्वीर या तस्वीर को डिजिटाइज करें, रंग पृथक्करण बढ़ाने या गुणवत्ता में सुधार करने के लिए तकनीकों को लागू करें। उदाहरण के लिए जैसे उपग्रह फोटो, पृथ्वी की तस्वीरें, आकाशगंगा आदि का विश्लेषण करें। मेडिकल इमेज प्रोसेसिंग डेटा और मेडिकल स्कैनर इसमें ये सब आते हैं। अब दोस्तों साउंड एडिटिंग एंड मिक्सिंग सॉफ्टवेयर के हम बात करेंगे। जैसे एवीएस ऑडियो एडिटर होता है और साउंड फॉर्ज होता है, इसके बारे में पहले हम एवीएस के बारे में बात करेंगे। एवीएस ऑडियो एडिटर है क्या, देखिए एवीएस ऑडियो एडिटर एक शक्तिशाली पूर्ण विशेषताओं वाला तथा सरलता से उपयोग होने वाला डिजिटल ऑडियो एडिटर है। एवीएस ऑडियो एडिटर व्यवसायियों तथा अव्यवसायियों दोनों के लिए लाभदायक है। इस डेटा में कोई भी कार्य किया जा सकता है, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट तथा मूव अर्थात आप उन सभी परिचालकों का उपयोग कर सकते हैं जिनका प्रयोग आप वर्ड प्रोसेसर में टेक्स्ट पर करते हैं। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है
तो अंडों द्वारा दोबारा कार्य कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इसे अपना स्वयं का म्यूजिक, आवाज, अन्य ऑडियो तत्वों को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। आप इसे एडिट तथा अन्य ऑडियो तथा संगीतमय भागों के साथ मिला सकते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के इफेक्ट जोड़ सकते हैं। एवीएस ऑडियो एडिटर के पास विभिन्न प्रकार के ऑडियो इफेक्ट तथा डिवाइस हैं। नॉइज रिमूवल, इक्वलाइजर, डिले, पिक शिफ्ट, रिवर्ब और फेजर्स, एम्पलीफाई आदि आते हैं। साउंड फोर्ज में देखिए, साउंड फोर्ज सॉफ्टवेयर एक शक्तिशाली, पूर्ण विशेषताओं वाला तथा आसानी से उपयोग होने वाला डिजिटल साउंड एडिटर है जो असंख्य ऑडियो प्रोफेशनल्स द्वारा उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, साउंड फोर्ज सॉफ्टवेयर वीडियो एडिटर नहीं है, फिर भी इसमें वीडियो फाइल को अन्य फाइलों की तरह खोला तथा एडिट किया जा सकता है तथा ऑडियो ट्रैक को परिचित साउंड फोर्ज उपकरणों के साथ एडिट किया जा सकता है। मुख्य साउंड फोर्ज विंडो से अथवा प्रत्येक विंडो में प्ले बार का उपयोग करके ऑडियो फाइल का प्रीव्यू किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वीडियो प्रीव्यू द्वारा वीडियो फाइल को देखा जा सकता है तथा उन्हें बाहरी मॉनिटर पर भी भेजने की सुविधा होता है। साउंड फोर्ज सॉफ्टवेयर रिकॉर्डिंग के समय MTC SMPTE सिंक्रोनाइजेशन भी उत्पन्न कर सकता है। यहाँ पे देखिए, जब आप डाटा का चयन कर लेते हैं तो आप कट, कॉपी, पेस्ट, मिक्स, ट्रिम, क्रॉप, ऐड, डिफेक्ट इत्यादि का उपयोग कर सकते हैं। डाटा को एक विंडो से दूसरी विंडो में ले जाने के लिए फ्लिपबोर्ड का उपयोग कर सकते हैं। साउंड फाइल में होने वाले ग्लिचेस, क्लिक तथा सरफेस नॉइस को सुधारने हेतु आप साउंड फोर्ज सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। अब 3D साउंड देखिए, 3D साउंड का उद्देश्य सुनने वाले को ऐसा ऑडियो अनुभव देना है कि उसे लगे कि वह वास्तविक जीवन है। जैसे हम कहें कि 3D रिकॉर्डिंग मानव जैसे मस्तिष्क कानों के स्थान पर 2 माइक्रोफोन माउंट करके की जाती है। माइक्रोफोन्स 2 चैनल्स के द्वारा समकालिक रूप से साउंड कैप्चर करते हैं तथा सॉफ्टवेयर रिकॉर्डिंग को व्यवस्थित करते हैं जिससे कि वह उस समय के सिग्नल में बदलाव को कॉपी कर उसे जब प्रत्येक कान दिमाग को सिग्नल भेजता है उस अवधारणा को व्योमीकरी करते हैं। ठीक है, जैसे 3D नेक्स्ट पॉइंट, 3D ऑडियो हेतु वेडर्स है, जैसे डॉल्बी 3DO और ऑरो, डायस्नोसिक्स, ओसिसिस, जैसे रियल्स स्पेस, ठीक है, सेनहेरेजर और विजसोनिक कुछ 3D साउंड सॉफ्टवेयर हैं, जैसे NX 3D, डिस्क DJ 3D, म्यूजिक प्लेयर, ये सब हैं दोस्तों 3D सॉफ्टवेयर। आगे देखिए दोस्तों, वेरियस एट्रीब्यूट ऑफ इमेजेस इन मल्टीमीडिया। इमेज के 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं जो निम्न प्रकार के हैं: साइज, कलर, डेप्थ और इमेज रिजोल्यूशन। पहले साइज में देखते हैं, पहले साइज से समझिए साइज क्या है। ठीक है, देखिए इमेज में डिजिटल आकार के किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट में मापा जाता है। फाइल का आकार इमेज के पिक्सल डायमेंशन में समान अनुपात में होता है। जिन इमेजेज के पिक्सल ज़्यादा होते हैं वो एक दिए गए प्रिंटेड साइज पर ज़्यादा विस्तृत पिक्चर उत्पन्न करते हैं, लेकिन उन्हें स्टोर करने के लिए ज़्यादा डिस्क स्पेस की आवश्यकता होती है तथा उन्हें एडिट तथा प्रिंट करने में बहुत समय लग सकता है। उदाहरण के लिए जैसे 1x1 इंच मतलब 200 PPI वाली इमेज में 1x1 इंच एवं 100 PPI वाली इमेज की तुलना में 4 गुना ज़्यादा पिक्सल होते हैं तथा इनका फाइल साइज भी 4 गुना होता है।
अन्य कारक जो फाइल के आकार को प्रभावित करते हैं जैसे GIF, JPEG और PNG। यहाँ पे JPEG और ये कभी कभी फुल फॉर्म आ जाता है, इसके पहले में भी बता चुका हूँ, जैसे ज्वाइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप, ये सब होता है दोस्तों। इनको सबको याद रखिए आप, इनका फुल फॉर्म जब भी आए आप कम से कम ये सब क्वेश्चन न छूटने पाए, ठीक है। फाइल फॉर्मेट के द्वारा उपयोग होने वाले विभिन्न कंप्रेशन मेथड के कारण फाइल साइज समान पिक्सल डायमेंशन के लिए विभिन्न हो सकते हैं। इसी प्रकार इमेज के रंगों की बिट डेप्थ तथा लेयर तथा चैनल्स की संख्या भी फाइल के आकार को प्रभावित करती है। यहाँ पे कलर देखिए, प्रत्येक एडोब फोटोशॉप के पास एक से ज़्यादा चैनल होते हैं। प्रत्येक चैनल चित्र कलर एलिमेंट्स के बारे में जानकारी स्टोर करता है। एक इमेज में डिफ़ॉल्ट रूप से उपलब्ध होने वाले चैनल्स की संख्या रंगों की पद्धति पर निर्भर करती है। जैसे उदाहरण के लिए एक CMYK जो दोस्तों अगर हम बात करें, इसका जो फुल फॉर्म होता है, ये 4 कलर होते हैं, क्ले, मैजेंटा, येलो और ब्लैक, ठीक है। ये दोस्तों आप यदि आप प्रिंटर देखे होंगे तो वहां से बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि कलर प्रिंटर में दोस्तों ये चारों इंक पड़ती है और इसी से फिर सारे के सारे दोस्तों कलर बन जाते हैं। ये समझ में आया। अब डेप्थ, गहराई में चलिए गहराई को समझ कर लेते हैं। देखिए, बिट डेप्थ को पिक्सल डेप्थ, कलर डेप्थ, केवल डेप्थ भी कहते हैं। या इस बात का मापन करती है कि एक इमेज में प्रत्येक पिक्सल को डिस्प्ले तथा प्रिंट करने हेतु कितने कलर इंफॉर्मेशन उपलब्ध है। ज्यादा बिट डेप्थ का अर्थ होता है कि इमेज में ज्यादा रंग उपलब्ध होगा तथा डिजिटल इमेज पर रंगों का प्रदर्शन ज्यादा उचित होगा। दोस्तों अब इसको समझिए, जैसे हमें एक इमेज प्रिंटर से प्रिंट करनी है। यदि हमें देखिए प्रिंटर में आप जाएंगे तो 3 तरीके ऑप्शन मिलेगा। एक मिलेगा नॉर्मल, बेस्ट और ड्रॉप मिलेगा, ठीक है। तो आप ड्राफ्ट में यदि लगाते हैं तो कम क्वालिटी का इमेज निकलता है और बेस्ट में लगाते हैं तो बढ़िया क्वालिटी का इमेज निकलता है। तो फिर भाई वो जो बढ़िया क्वालिटी का इमेज निकलेगा उसके लिए इंक भी तो बढ़िया लगेगी। समझ में आया? तो आप डेप्थ समझ गए। अब इमेज रिजोल्यूशन को समझिए। इन इमेज को प्रिंटेड लंबाई के प्रति यूनिट के अनुसार प्रदर्शित होने वाले पिक्सल की संख्या पिक्सल प्रति इंच PPI, ठीक है, पिक्सल पर इंच के संदर्भ में मापी जाती है। फोटोशॉप में आप इमेज को रिजोल्यूशन बदल सकते हैं। फोटोशॉप में रिजोल्यूशन तथा पिक्सल डायमेंशन एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। चित्र के विस्तारीकरण की मात्रा पिक्सल डायमेंशन पर निर्भर करती है, जबकि इमेज का रिजोल्यूशन इस बात का नियंत्रण करता है कि कितनी जगह पर पिक्सल को प्रिंट किया जाएगा। दोस्तों समझिए थोड़ा सा इसको, देखिए इसका इमेज रिजोल्यूशन का मतलब है कि आपके जो इमेज है, मान लीजिए कोई इमेज है, उसमें जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे वो उतनी अच्छा लुकिंग से इमेज दिखेगी। अगर कम पिक्सल होगी तो ब्लर इमेज दिखेगी। समझ में आया? इसलिए उसे इमेज रिजोल्यूशन के तहत हम उसको देखते हैं। जैसे 1:1 इमेज का रिजोल्यूशन हम 72 PPI पे करते हैं तो 5184 पिक्सल उसमें आते हैं। यहाँ पे इस वाले को देख लीजिए। देखिए उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखा भी है 1:1 इमेज की इमेज जिसका रिजोल्यूशन 72 PPI जिसमें 5184 पिक्सल होते हैं। यही सामान इमेज 300 PPI रिजोल्यूशन होने पर 90,000 पिक्सल को सम्मिलित करती है। समानता ज़्यादा रिजोल्यूशन वाली इमेज कम रिजोल्यूशन वाली इमेज की तुलना में ज़्यादा विस्तृत होती है। समझ गए? इसीलिए दोस्तों इस तरीके से देखिए, ये बहुत कठिन नहीं है, लेकिन आपको सब चीज़ें जाननी पड़ेगी तभी सब क्वेश्चन आपके सॉल्व होता। आगे जब मैं क्वेश्चन लाऊंगा तो खुद ही आपको समझ में आएगा। पहले आप पूरा थ्योरी तो कंप्लीट करिए। यहाँ पे देखिए 2D एंड 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर, इसको समझिए। जैसे यूएस एनिमेशन, इसी को बोलते हैं OPUS, ठीक है। यहाँ पे देखिए या एनिमो है और ये है रेटॉस प्रो है और CTP द क्रिएटर है और ये वाला दोस्तों ये भी बहुत अच्छा चलता है।
फ्लिप बुक कहते हैं इसको, ठीक है। और पेंसिल 2D है और फ्लैश है, समझ में आया। अब इसमें पहले वाले में चलते हैं, एनिमेशन, ठीक है। यूएस एनिमेशन मतलब OPUS, इसको कहते हैं टून बून, ठीक है। यूएस एनिमेशन OPUS टून बून का फ्लैगशिप प्रोडक्ट था। 3D एनिमेशन के आने पर बाद में 2D एनिमेशन में होने वाले ध्यान आकर्षित करना बंद कर दिया है, किंतु OPUS अब भी बाजार में सबसे उन्नत सॉफ्टवेयर है। देखिए OPUS एनिमेशन तकनीक का चमत्कार यह न सिर्फ आपको अपनी लाइन ड्राइंग को स्कैनिंग मॉड्यूल की सहायता से सेक्टर में परिवर्तित करने में मदद करता है, बल्कि एक्स शीट, कैमरा, पेंट और सीन प्लानिंग फंक्शन सब एक ही स्टेज मॉड्यूल में मिल जाते हैं। इसका परिणाम एक अद्भुत उत्पादन प्रणाली के रूप में प्राप्त होता है। यह सॉफ्टवेयर लाइनेक्स तथा विंडोज मशीनों पर दोनों में चलता है। ये लाइनेक्स और विंडोज क्या है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, आपको बताया हूं मैंने। अब एनिमो को देखिए, कैम्ब्रिज एनिमेशन सिस्टम, ठीक है। ये सब आप देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। ये सब सॉफ्टवेयर हैं, इसमें बहुत बड़ा इशूज नहीं है, ठीक है। ये सब देख लीजिएगा, यहाँ से डिजिटल फ्लिप बुक्स भी देख लीजिएगा। यह 3 प्रकार का होता है, फ्लिप बुक लाइट होता है, फ्लिप बुक स्टूडियो होता है और फ्लिप बुक प्रो होता है। पेंसिल 2D ब्लेंडर नेशन आता है, इसको देख लीजिएगा। और ये 3D एनिमेशन, हाँ इसे आइए समझते हैं। देखिए 3D सॉफ्टवेयर अलग अलग प्रकार के होते हैं। हालांकि आज के समय में 3D सॉफ्टवेयर का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। 3D एनिमेशन बाजार में 3 सामान्य सेक्टर उपलब्ध होते हैं बिगिनर्स के लिए। यदि आप बिना शुल्क के कुछ भी पाना चाहते हैं तो 3D पैकेजेस के कुछ फ्रीवेयर वर्जन उपलब्ध हैं। 3D कैनवास कंपनी के व्यापारिक 3D पैकेजेस का एक छोटा वर्जन है। यह एक पूर्ण रूप से सक्रिय 3D एनिमेशन है, जैसे जारा 3D आता है, ठीक है। यह विशिष्ट लो एंड 3D पैकेज है जो कई वर्जन के बाद भी मांग में है। सिर्फ $39 की कीमत वाला यह एक पर्सनल कंप्यूटर के लिए 3D प्रोग्राम है। इसका प्रयोग लोगों तथा टाइटल बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी खूबियां हैं। अब इंटरमीडिएट देखिए, इंटरमीडिएट 3D सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता अलग अलग हो सकती है, पर कुछ बातें दिमाग में रखी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि रेंडरिंग स्पीड के लायक हो तथा सॉफ्टवेयर की ऑनलाइन गैलरीज की जांच करें जो आपको सामान्यतः डेवलपर की साइट पर लिए जाएगी, जो डेवलपर की साइट पर क्या होगी, मिल जाएगी, ठीक है। इसके अधिकांश प्रोग्राम डेमो वर्जन में उपलब्ध हैं। इन्हें आप पहले प्रयोग करके देख सकते हैं और फिर खरीद सकते हैं। अब एडवांस को देखिए दोस्तों। एडवांस 3D एप्लीकेशन अपनी अलग कार्यशैली रखता है। इसमें कुछ एप्लीकेशन महंगे और कुछ सस्ते होते हैं। इनका प्रयोग फिल्मों तथा टेलीविजन में किया जाता है, जैसे लाइट वेब 3D। यह एक दोहरा एप्लीकेशन होता है जिसमें अलग मॉडलर टेक्सचर और एनिमेशन, लाइटिंग, रेंडरिंग एप्स जैसे खूबियां होती हैं। सॉफ्टवेयर XSI, ठीक है, यह अत्यंत शक्तिशाली सॉफ्टवेयर होता है। इसका नोड आधारित आर्किटेक्चर एनिमेशन तथा फिनोमेनल रेंडरिंग निर्मित होने में सहायता करता है। आज दोस्तों यहाँ तक हमने डिस्कस किया है। यदि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू।